नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं साची बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ लोधी स्टेट स्थित यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो सीडी देशमुख मेमोरियल ऑडिटोरियम है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो हर साल थिएटर फेस्टिवल होता है, उसी श्रृंखला में यहाँ पर आज 9th थिएटर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है आज सुबह से। और यहाँ पे 7 नाटकों का मंचन होने जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने लेखक निर्देशक हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर नाटकों का मंचन कर रहे हैं। जो 7 नाटक हैं उनमें से जो बेस्ट प्रोडक्शन होगी, बेस्ट डायरेक्शन होगी, बेस्ट एक्टर होगा, बेस्ट राइटर होगा, उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिए जाने वाले हैं। और ये आज यहाँ का आखिरी यानी कि 7वां नाटक है। 6 नाटक अब तक हो चुके हैं, शायद आपने देखे भी होंगे। जो 7वां नाटक है वो थिएटर ग्रुप जो है थिएटर लीला एक्टिंग स्टूडियो की ओर से है, जिसके डायरेक्टर है वरुण शर्मा और जिसके राइटर है राम कुमार वर्मा, जो लेकर के आ रहे हैं आज मुगलों के काल की गाथा, जो मुगल काल की गाथा है, जो औरंगजेब की, जो आपने नाम सुना होगा औरंगजेब, जो औरंगजेब की आखिरी रात। बड़ा दिलचस्प नाटक ये होने वाला है। बहुत सारी कॉस्ट्यूम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ इस नाटक को यहाँ पर मंचित करने वाले हैं वरुण शर्मा। तो आइए देखते हैं कि औरंगजेब की आखिरी रात कैसी है। इसलिए औरंगजेब ने अपने भाई तक को मरवा दिया था और बहुत से उसने जुल्म की, अपने परिवार के लोगों को मरवाया, बहुत से अपनी सल्तनत के लोगों को मरवाया उसने। लेकिन जब आदमी कोई गलत काम करता है तो जिंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जब वो अकेला होता है और उसको वो सब याद आता है जो पूरी जिंदगी में उसने किया है। एक चलचित्र की भांति, एक फिल्म की भांति उसके दिलो दिमाग पर उसके वो सारे मंजर याद आते हैं कि जो कुछ भी हुआ है। ये एक आईना है, उस आईने के अंदर वो अपने सारे किए गए कर्मों को देखता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया था। इसी प्रकार औरंगजेब को इसमें सब कुछ याद आ रहा है कि उसने क्या किया था। अब आप देखेंगे नाटक औरंगजेब की आखिरी रात। मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह काजी, इस लंबे खिताब के नीचे कितनी लाशें दफन हैं। मुझ जैसे यतीम मददगार का सर कलम करने के लिए तुम्हें सबूत की क्या जरूरत पड़ गई? तुमने जिस तरह मुराद का कत्ल कराया उसी तरह मेरा भी करा डाला, अपने जमीर का ख्याल किए बगैर। इसी दुश्मन इस्लाम की वजह से हुआ ये सब। खुदा बन सकते हैं मोहम्मद की तरह। हम खुदा बन सकते हैं। ले जाओ उस काफिर को और इसका सर कलम करा दो। इसके कटे हुए जिस्म को हम पूरे नगर में घुमाएंगे। औरंगजेब, हमने तो तुम्हें अपना भाई समझा, तुम तो हैवान से भी बदतर नहीं। औरंगजेब पर हमारा कोई एतबार नहीं। उसका बस चले तो वो पूरी दुनिया को ही कैद करके रख
दवा इसे नहीं रोक सकती जीनत। ये मौत की आवाज है, मौत की आवाज। नहीं जहाँ आपकी खांसी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। हकीमों ने कुछ नहीं समझा। ये खांसी कोई मर्ज नहीं है, खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज है जो मेरे दम के साथ उखड़ना चाहती है। उखड़े कहां तक रहेंगे हम? कितने बलवाइयों को नेस्तो नाबूद किया, कितने कदर खांसी नहीं रुकती, रुके भी कैसे? अब आलमगीर नहीं रहा। नहीं जहाँ आज भी हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। शिवाजी ले सकता था, हमारी एक लापरवाही की वजह से वो हाथ से निकल गया। उसका बेटा संभाली। छोड़िए इन बातों को जहाँ पर। ये बातें इस वक्त आपके दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाले। आप जैसे ही अच्छे होंगे। अब अच्छे नहीं हो सकेंगे, अब अच्छे नहीं हो सकेंगे। चंद लम्हों की जिंदगी न जाने कब खामोशी आ जाए। जिन्नत हमने जिंदगी भर आराम नहीं किया। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठाओं की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है, और वो हमने किया। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकेंगे। आप सब कुछ कर सकेंगे जहाँ पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दवा ले लीजिए, हकीम साहब दे गए। हकीम साहब खुद नहीं आए। आए, बड़ी देर तक आपका इंतजार भी किया, लेकिन आप होश में नहीं। ये दवा उन्हें चखाई गई थी? जी, मैंने भी चखी है। इस दवा में किसी भी शक नहीं। ये अहमदनगर है, शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के बीचों बीच। दुश्मनी दोस्ती में छिपकर आती है, ये बात हमेशा याद रखना। आपकी बात बिल्कुल सही है झापड़ा, लेकिन ये दवा मैंने खुद चखी है। तुमने हमारे सामने नहीं थी।
चला ऐसा ही होता है। हम इन राजपूतों पर और मराठाओं पर एतबार नहीं कर सकते। हमारे बहुत से काम बाकी है ज़ीनत, हमारे बहुत से काम बाकी है। काश हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म ना होते। आप अभी बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे जहाँ पर। ये बात फिर कहो। हमारे बहुत से काम बाकी हैं ज़ीनत। हम खुद मैदान जंग में जाएंगे। हम खुद मैदान जंग में जाएंगे और उससे कहेंगे कमबख्ता और उनकीर कमजोर नहीं है। शमशीर में अब भी चिंगारियां बाकी हैं। घुटने चेक कर गुनाहों की माफी मांगो, नहीं तो काफिरों दोज़ख का रास्ता खून की नहर से है। हमारी शमशीर से कटो और दोज़ख में अब्बा जान, अब आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या खराब होगी? हमने अपनी सल्तनत की इमारत की नींव में रूह दफन कर रखी है। आज वो रूह तड़प कर करवट लेना चाहती है और तुम उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। जहाँ बना खुदा को याद कीजिए। देखिए रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। जिंदगी उससे ज्यादा बीत चुकी है। जिंदगी उससे ज्यादा बीत चुकी है। देखती हो ये अंधेरा कितना खौफनाक। या खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया। तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। तेरा नाम लेकर कुरान पाक की कसम खाकर भाई मुराद से सुलह की हमने। भाई मुराद से सुलह की और फिर हमने उसका कत्ल करवाया। हाथ आज भी खून से रंगे। हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये खून के धब्बे मिटते नहीं। ये देखो, ये देखो, रुक जाइए, संभालिए खुद को। कहीं कुछ नहीं है। ये खून के धब्बे मिटते नहीं है।
अब्बा जान, 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 जाओ, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, तुम तो जीनत हो। अब्बा जान कहाँ गए? अभी तो यहाँ आए। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, कहाँ गए? अभी तो यहाँ जर्द था उनका चेहरा। उनके कमरे में एक शमा जल रही थी। दूसरी शमा शहंशाह शाहजहां की आंखों में झिलमिला रही थी। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज, हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहती था। काश ये मुमकिन हो सकता। जहारा आलमगीर से पूछो, कहीं वो हमारी तरह इस ताज को भी कैद तो नहीं कर लेगा। औरंगजेब, तुम हैवान से भी बदतर हो। अरे तुम्हारे वालिद है ये, अब तो इनको रिहा कर दो। शहंशाह ए आलमगीर, हमें हमारा बेटा वापस, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो। उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए। लेकिन दीनत वो बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बाजान को ही कैद किया है। परिंदा अपने पर फड़फड़ाकर हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहेगा? इसे भी तो हमने सोने के पिंजरे में कैद करके रखा है। जीनत, इस पिंजरे का दरवाजा बाहर निकालो उसे।
उसे उड़ा दो, उसे उड़ा दो। हम अब्बाजान को इस तरह आजाद नहीं करा सकते। हिंदुस्तान के बादशाह को एक परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। लेकिन बादशाह सलामत तो ना जाने कब के इस दुनिया की कैद से आजाद हो, तो अब किस बात का मलाल है? परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकती। इस अंधेरे में इस परिंदे की किस्मत जागी है। वो खुश होकर शोर कर रहा है। देखो, शोर कर रहा है। बचपन में दारा इसी तरह शोर किया करता था। दारा हमारे बड़े बिरादर, हाँ, दारा हमसे उम्र में बड़े थे। ना जाने क्यों हमारे वालिद को हमसे कुछ ज्यादा ही अजीज, खूबसूरत, बेइंतहा सलाम। इन्हीं हाथों से मैंने उसका कत्ल किया। इन्हीं हाथों से उसका सर काट कर अपने वालिद मरहूम शहंशाह हिंद शाहजहां को तोहफे में दिया था, और उसके सर कटे जिस्म को हाथी पर बैठाकर पूरी सल्तनत में घुमाया था, ताकि सल्तनत की रियायत को ये मालूम हो सके किस शख्स से वो मुगल सल्तनत की हिफाजत की दुआ मांग रहे हैं। खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। ये आवाजें सुनती हो? ये इस अंधेरे में ये खौफनाक आवाज जैसे मुंह फाड़ कर खाने को दौड़ रही है। कैसी आवाज? अरे इतनी जोर से आवाजें आ रही है। ये देखो, कोई चीख रहा है। कर रहा था वो। ये देखो, उसने फिर चीख रही। कौन है? कहीं कुछ नहीं है, सिपह सलार की कोई जरूरत नहीं। नहीं, देखो,
कमरे में घुसाया था, हमने उसे हुक्म नहीं दिया। तुम्हारा सर कहाँ है? तुम्हारा सर कहाँ है? हम खोज कर लाएंगे तुम्हारा सर, तुम्हारा खूबसूरत सर हम खोज हकीम साहब को मार लिया, हानि की तुला कर फौरन जाओ। जो हकीम साहब आलम बना को होश नहीं। अब आगे मेरा ना खुदा, इन्हें जल्द अच्छा कर दीजिए। जहां पर आपको होश नहीं, घबराइए नहीं शहजादी, खुदा पर भरोसा रखिए। वो चाहेगा तो इंशाअल्लाह बादशाह सलामत को अभी होश आ जाएगा। देखिए मैं दवा देता हूँ। बादशाह सलामत की खांसी कैसी है? खांसी में अब आराम है, लेकिन घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। घबराहट भी दूर हो जाएगी, आप सब्र करें। देखिए बादशाह सलामत को होश आ रहा है। हमारी तस्वीर कहाँ है? ये रही। हमेशा मेरी जिंदगी के साथ रहने वाले तुम कौन हो? शायद हकीम साहब। जी जनाब। हकीम साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब है, अब शायद हम ना बचे। ऐसी बातें ना फरमाया रंजना, बुखार अब आपका दूर हो ही गया, सिर्फ कमजोरी और खांसी। खांसी भी अब अच्छी हो चली और कमजोरी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। जिंदगी भी दूर हो जाएगी। इस वक्त हमारे लिए कमजोरी और जिंदगी दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक दूर होगी तो दूसरी भी दूर हो जाएगी, और आलमगीर कमजोर होकर जिंदा नहीं बचेगा। बड़ा वजह फरमाते हैं, लेकिन इसे सही नहीं मानना चाहिए। मैं क्या अर्ज करूं, कुछ जवाब नहीं दे सकता। ज़ीनत, हकीम साहब से कहो कि वो हमें बेहोशी की दवा दे। लेकिन इन्हीं की दवा से तो आप होश में आए हैं आलम। लेकिन इस होश से तो हमारी बेहोशी अच्छी है। गुनाहों की याद बढ़ता। हकीम साहब, कमजोरी की हालत अब बर्दाश्त नहीं होती। आप हमें शराब छोड़कर कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे बेहोशी का आलम रहे। आलम पना, आपकी कमजोरी बहुत जल्द। हमारे सवाल का जवाब दीजिए हकीम साहब, आपके पास शराब छोड़कर कोई ऐसी दवा है? ऐसी दवाएं तो बहुत है आलम पना, लेकिन आपको अपने जहां पना को कैसे दे सकता हूँ? ये दवाएं आपके लिए नहीं है आलम पना। आलम पना के लिए नहीं है। कौन सी दौलत है जो आलम पना के लिए नहीं है? इस वक्त बेहोश हो जाने की तलाश हमारे लिए सबसे मुफीद दौलत है,
और इस वक्त हम वही दवा। हकीम साहब, आलम पनाह ये फरमाना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी दवा भी तो है जिससे थोड़ी देर की बेहोशी के बाद कमजोरी दूर होकर तबीयत में नई ताजगी आती है। हाँ, एक ऐसी दवा है हमारे पास। मेरे वालिद साहब ने मुझे नुस्खा देकर कहा था कि जब सारी दवाएं बेकार साबित हो जाए तब उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अभी वो दवा रहने दे आलम पनाह, सुबह होने में ज्यादा देर नहीं और अजान का वक्त भी करीब है। आप खुदा की इबादत ना कर पाए। अभी वो दवा रहने दीजिए। आजान होने तक आप कोई और दवा दे सकते हैं? वसरो चश्म शहजादी, आप हमें एक प्याला इनायत फरमाइए। आलम पना, एक गुजारिश, जहां पना कुछ ना सोचे, कोई गुफ्तगू ना करे। सुबह होते ही आलम पना की तबीयत अच्छी मालूम होगी। ये लीजिए। जीनत, ये दवा रख लो। इसे हम आजान के बाद पिएंगे। हकीम साहब, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जो हकीम साहब कहते हैं कुछ ना सोचें, कोई गुफ्तगू ना करें। होते ही तबीयत अच्छी मालूम होगी। हम जानते हैं अब हम अच्छे नहीं हो सकेंगे। हमने अपनी कश्ती दरिया में छोड़ दी है, किनारा दूर होता जा रहा है। आपकी तबीयत में घबराहट है, इसीलिए आप ऐसा फरमा रहे हैं। जहाँ पर हकीम साहब की दी हुई दवा काफी मुफीद साबित है। देखिए, आपकी खांसी कितनी अच्छी हो चली। तुम नहीं समझी ज़ीनत, जिस तरह सुबह होने से पहले रात और भी सुनसान खामोश हो जाती है, उस तरह हमारी शिकायतों का शोर भी खामोश होता जा रहा है। अब हमारा आखिरी वक्त करीब है और इस आखिरी वक्त में हमारे पास हमारा एक भी बेटा नहीं। ऐसे बाप को क्या कहोगी जिसने बादशाह में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को कैद खाने में रखा, अपने नजदीक आने भी नहीं दिया। मेरे बच्चों, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारा गुनाह बस इतना ही है, औरंगजेब के बच्चे हो। आलम भाई, मैं उन लोगों तक आपके ये मोहब्बत भरे अल्फाज जरूर पहुंचा दूं। हम अपनी कब्र से तुम्हें दुआ देंगे बेटी। हम खुद अपने बेटों को खत लिखवाना चाहते हैं। इस वक्त हमारी वो ख्वाहिश पूरी होने दो। कातिल को बुला करीम, करीम, शाही कातिल को इसी वक्त हाजिर किया जाए। जो जिंदगी में हमने किसी की भी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, लेकिन तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की।
खुदा तुम पर रहम बख्शे, खुदा तुम पर रहम बख्शे। शहजादी जहां आरा ने अब्बाजान की कैद में 7 साल तक खिदमत करी, तो क्या मैं आपकी खिदमत कुछ दिन भी न करूं? हमें भी कैद में ही समझो। हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ज़मीर की जंजीरों ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। जिस सल्तनत को खून से सींच कर हमने इतना बड़ा किया है, उसे अब इन आंसुओं से भी सींचना चाहूं तो हमें पूरी जिंदगी चाहिए, और वो हमारे पास कहाँ? आपसे 10 दस्तावेज है कि आप कुछ ना करना। अब आराम नहीं, इस वक्त हमें मत रोको, इस वक्त हमें मत रोको। जिस तरह शमा की लौ बुझने से पहले भड़क उठती है, हमारी याददाश्त ताजा होती है। एक एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ रही है। गुनाह, इतने गुनाह, हम अपने हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे थे। हमारे आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा लगा हुआ था। वो हमसे चीख चीख कर कह रहे थे, आलम बना जजिया माफ कर दीजिए, आलम बना जजिया माफ कर दीजिए। लेकिन हम कैसे माफ कर सकते थे? दक्कन की लड़ाइयों का खर्च कहां से आता? तो वो हमारे हाथी के आगे आकर लेट जाते हैं। हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम गुस्से में आकर वीरान को हुक्म देते हैं, कम बख्तों पर हाथी चढ़ा दो। हमारा हाथी आगे बढ़ता है। हजारों चीखें मेरे कानों में पड़ती हैं। चीखों से मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। और हम उन्हें खुश होकर कहते हैं, कमबख्तों, तुम्हारी यही सजा है। जजिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आलम बना की दवा ले लीजिए, हकीम साहब ने दी। जिसने जिंदगी भर खून का जाम पिया है, उसे ये दवा का जाम क्या फायदा करेगा? से खिड़की की राह है, लेकिन जहां बने आलम बना
बादशाह हैं। हमारी हुक्म की शमशीर अब भी तेज है। फेंक दो ये दवा। हम आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए खौफ देखते हैं। जरा सोचो, जो दवा हकीम ने नहीं चखी वो हमारे किस काम की। तो वो दवा मैं चख लेती। सही ना, हमने जिंदगी भर अपने ही मकान में आग लगाई है। मरते वक्त अपनी बेटी को मौत का जाम कैसे चखने देता? क्या हम हकीम को ये दवा चखने का हुक्म नहीं दे सकते? दवा पर हमारा एतबार नहीं है, दुआ पर। हमारे लिए दुआ करो बेटी, हमारे लिए दुआ करो। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। कातिब साहब आ गए। उसे इसी लम्हा हमारे रूबरू पेश किया जाए। जो कातिब आ गया। काश ये कातिब हमारी जिंदगी भर की दास्तां सुनहरे हरफों में कैद कर सकता। औरंगजेब के आखिरी वक्त में सच्ची जिंदगी पैदा की। खुशी है तुम हमारे पास हो। तुम्हारी आवाज से हमारी कब्र में फूल बुझ जाएंगे। तुम्हारे नासों से हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। हम अपने बेटों को खत लिखवाना चाहते हैं। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
इरशाद आना। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम जा रहे हैं। हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे, बस गुनाहों का कारवां लिए जा रहे। हाथ पांव सूखे हुए पेड़ की छाल की तरह हो गए हैं, दिल में कोई सुकून नहीं और खुदा से दूर। जो गुनाह हमने किए, जो सजाएं हमने दी, जो बेइंसाफियां हमने की, उन सब का अंजाम हम अपने आगोश में लिए तुम्हें खुदा पर छोड़े। हम रुखसत होते अलविदा। आपने ऐसा खत क्यों लिखवाया? क्योंकि इस जिंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा। इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की ज़ेबाइश की जरूरत नहीं है। इस बदनसीब को जमीन में यूं ही दफना देना, मुश्किल खाक को पहले ही मंजिल पर सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। आप हमें खुशी होगी अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मलमल की चादर अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। शुजा, तारा, मुराद, जीते जी जिंदगी ने बड़े रंज हैं दिए, आमौर तुझे भी मर के देख ले, आमौर तुझे भी मर के देख ले। ये आखिरी रात की कशमकश थी, ये आखिरी रात की बेचैनी थी जो कहती है कि जिंदगी रोज सिखाती है लड़ना, जिंदगी रोज सिखाती है लड़ना, जानती है एक दिन मौत हरा देगी फिर भी, एक दिन मौत हरा देगी फिर भी। और वक्त से बड़ा, बारवा साहब, वक्त से बड़ा आईना नहीं देखा आज तक, वक्त से बड़ा आईना नहीं देखा आज तक,
ये सिर्फ शक्ल नहीं, ज़मीर भी दिखा देता है, ये शक्ल नहीं। औरंगजेब साहब ने जाते जाते बताया कि किस हालात से वो गुजरे हैं, किस कश्मकश में उनकी रात बीती है। क्या कह रही मैडम? हम तो यूं ही बड़े हो गए, तुम्हारे साथ खड़े हो गए। आइए, स्वागत है जनाब हमारे बीच में आज के शानो जी से निवेदन करूंगा वो उनको लेकर मंच पर आए। माननीय मारवा साहब। कि उनसे जब भी मुलाकात हो मौला, उनसे जब भी मुलाकात हो मौला, मेरा गुरूर चकनाचूर हो जाए। संदीप मारवा साहब इतना बड़ा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं, और मेरे जैसा आदमी शख्सियत इनके शान में कुछ कहे तो ये गुस्ताखी ही होगी। रूबरू जब सूरज हो तो सूरज बताता नहीं कि उसकी किरणें कितनी जोर और शोर से आई हैं। संदीप साहब सूरज है। थैंक यू वेरी मच। शायद थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन में ज्यादा बोल दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। 2 लाइनों से मैं भी शुरू करना चाहता हूं अब कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। यहाँ सुर का मतलब है कला, संस्कृति। अगर आपको कला, संस्कृति, किसी भी आर्ट कल्चर से आपको अगर प्रेम नहीं है, अगर आपको उसके लिए लाइकिंग नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप अधूरे रह गए हैं। और जहां तक इन कलाओं में नाटक की बात करता हूं, तो नाटक एक ऐसी कला है जहां आपको जिंदगी में हर कुछ सीखने का मौका मिलता है। उठना, बैठना, बोलना, चलना, तमीज, तहजीब के दायरे, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, डेडिकेशन। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी थिएटर से हूं। मैंने अपना करियर थिएटर से ही शुरू किया था और 100 से भी ज्यादा मैंने शो स्टेज पे किए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का। बीवी कारंत, वीना विलियम्स, रकीबात क्लोमियो, नादिरा जहीर, नादिरा बब्बर, उमेश लूथरा, और हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक देश भर में अलग अलग कोनों में जाकर किए, और जिसका फायदा मैं आज तक ले रहा हूं, आज तक ले रहा हूं। क्योंकि नाटक जो है वो आपको जिंदगी को सारे तौर और तरीके सिखा देता है जो कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चे में या कोई एक टीचर अपने शिष्य में ढूंढता फिरता है। वो नाटक जो है वो आपको हकीकत में एक साफ सुथरा अक्लमंद इंसान बना देता है। मैं कोमल एंड वीके पहुजा फाउंडेशन का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने 7 नाटकों को यहाँ पर पेश किया। उसके लिए कितनी मेहनत की होगी, और ये 7 जो सभाएं हैं, संस्थाएं हैं या संस्थान हैं, ये कितने दिन से लगे होंगे, और कितनी बार एक्टर भागा होगा और नया एक्टर लिया होगा। डायरेक्टर से बहस हुई होगी, और रिफ्रेशमेंट में समोसे और चाय नहीं मिली होगी। ये सारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि मैंने कम से कम 8-10 साल थिएटर किया, और इस थिएटर को मैं प्रणाम करता हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं, अभी यहाँ आकर मैं जितनी देर नीचे बैठा ये नाटक देख रहा था, तो मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैंने नाटक ना किए होते तो शायद मैं ये फिल्म सिटी भी नहीं बना सकता, शायद मारवा स्टूडियो भी तैयार नहीं कर सकता, शायद मैं एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन भी शुरू नहीं करता, और जो आज देश की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का जिसे अब दायित्व मिला है।
तो थिएटर जो नहीं कर रहे वो थिएटर करना शुरू कर रहे हैं, ये मेरी आपसे विनती है। और मैं यहाँ जी तो मैंने जितना भी हिस्सा देखा इस औरंगजेब नाटक का, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, इतनी लगन, क्योंकि जो एक्टिंग, थिएटर की जो एक्टिंग है ये बिल्कुल तपस्या है। और लाइनें भूल रहे हो तो फिर कैसे आपको इम्प्रोवाइज करना है, ये भी एक कला है। वो और बात है कि आप चैप्टर नहीं खा गए, अगर पूरा चैप्टर ही निकल गए आप, फिर बाद में डायरेक्टर बख्शेगा नहीं। लेकिन लाइनें भूल गए आपने, फटाफट उसको इम्प्रोवाइज किया, नई लाइनें पेश कर दी, ऑडियंस को पता भी नहीं चला कि ये हकीकत में ओरिजिनल डायलॉग्स हैं कि ये वहाँ स्टेज पे बनाए गए थे। तो मैं इन सभी कलाकारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इन सातों संस्थानों या संस्थाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने थिएटर को प्रमोट करने के लिए एक इतना बड़ा स्टेप उठाया। दिल्ली में थिएटर बहुत कमज़ोर है, मेरी बड़ी कोशिशें रहती हैं। मैं नोएडा फिल्म सिटी से भी, भले ही मेरा सारा काम फिल्म टेलीविजन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं नाटकों को किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहित करता रहूँ। मेरी तरफ से अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, इस फाउंडेशन के साथ हूँ। आप अगला कार्यक्रम जब भी शुरू करें मुझे प्लीज़ बताइए, जो मैं आपके साथ छोटा सा भी अगर सहयोग कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी मकाम पर पहुँचना आसान नहीं होता, और पहुंचकर वहाँ टिके रहना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और नाटकों ने तो हमें बहुत तड़पाया है और सताया है, और एक दफ़ा जिसे नाटक का चूना लग जाए वो ज़िंदगी भर नहीं जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में बाहर निकलता है। भले ही आप स्टेज एक्टर ना बन पाए हो, फिल्म एक्टर ना बन पाए हो, आप थिएटर नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसने थिएटर कर लिया है, मैं इतना जानता हूं, वो जिंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ है जिसने एक दफा थिएटर कर लिया। क्योंकि ये इतनी कड़ी मेहनत है, एक ऐसी तपस्या है कि आपको ऐसी अंगीठी से होकर निकलना पड़ता है कि आपका जो सोना है वो चमकता ही रहता है उसके पूरे काम करने के बाद। तो इतना ही कहता हूं कि जिन्होंने इसमें पांव रख लिया है आगे बढ़ें, और आप सभी कलाकारों के लिए, और जो आज यहाँ पर इनाम पाने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये छोटा सा मैंने नाटक देखा, उसी से मुझे अंदाजा हो गया कि सभी नाटक बड़े जबरदस्त रहे होंगे और बड़ी जबरदस्त पेशकश रही होगी स्टेज के ऊपर। और जो जूरी है जिसने इनाम चुनने हैं या चुनना होगा, उन पे ये सारे नाटक बड़े भारी पड़ रहे होंगे। तो चलिए, वो तो उन्हीं का काम है, उन्हीं पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा की अंधेरे को मिटा दे ले प्रपंचन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मैं टीम के डायरेक्टर वरुण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। जिन्होंने औरंगजेब को जिया और औरंगजेब की झलक दिखाई, आपको ये किरदार कैसा लगा? आपकी तालियां बताएंगी। औरंगजेब का किरदार कैसा लगा आपको? वरुण साहब, आपसे निवेदन है कि आप एक एक करके टीम का परिचय कराएं ताकि सबको मारवा साहब सम्मानित। अभिषेक, औरंगजेब की साइड की भूमिका। जतिन, औरंगजेब की साइड की भूमिका। सिमरन, सुजीत, राम की भूमिका। कार्तिक की भूमिका में। शांभवी,
राम की भूमिका में आर्यन, वकील की भूमिका में शुभम, हमारे साथ विकास और म्यूजिक सोनी, जिला की भूमिका में नम्रता, और औरंगजेब की भूमिका में मानस राजमंत्री। All those who are on backstage, please come on stage. Ayush, आयुष, और जो बैठ थी प्रेक्षा, विशाल, और बैcksटेज में प्लीज बुला लीजिए। धीरज नरेश, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। और अब वो शख्स जिन्होंने इस शाम को सजाया है, डायरेक्टर वरुण शर्मा के लिए, जिनके निर्देशन में औरंगजेब की आखिरी रात हम सबकी जिंदगी की खूबसूरत रात बन गई है। कि चाहने वालों की कतार है शहर में, चाहने वालों की कतार है शहर में, बस एक कतरा जुदा हुआ है समंदर से। कपूर खानदान के जमाई अनिल कपूर साहब के जीजा है। आप समझते हैं कि मैं उन 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भी बात करूंगा, लेकिन जिन्होंने राम लखन बन के ढोल बजाया साहब, उनका जिक्र भी तो होना चाहिए। मिस्टर इंडिया के परिवार में जिनका इतना बड़ा रसूख है और जिन्होंने इतना बड़ा सितारों का परिवार बनाया है, संदीप मारवा साहब के लिए जोरदार तालियां। आपकी तालियों की गूंज ये पहली फिल्म इंडस्ट्री का चुनाव लेनी चाहिए। जो आगाज साहब ने किया है, निस्संदेह उससे भविष्य के सितारे निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएं संदीप जी आपके लिए। आपके लिए तालियां। अभी आप देख रहे थे औरंगजेब की आखिरी रात, और उसमें जो औरंगजेब का किरदार निभाया था वो है मानस राज बड़ोदिया जी। एकदम जीवंत औरंगजेब का जो इन्होंने मंचन किया, प्रस्तुत किया अभिनय के द्वारा। सर बहुत स्वागत है सांची बात में। सभी ने आपके अभिनय को बहुत सराहा, बहुत तारीफ़ की, तो हम भी जो है सांची बात की ओर से आपको बहुत बधाई देते हैं। शुक्रिया। इतना सुंदर अभिनय किया आपने, जीवंत अभिनय। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर के सांची बात को, और अपने कैरेक्टर को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। मेरा आप कैसे बना है या औरंगजेब के बारे में? हाँ, आप औरंगजेब कैसे बने और औरंगजेब की स्टोरी क्या है, थोड़ा सा। देखिए, औरंगजेब मुग़लों का मुग़ल जब आए थे तो उसके बाद अलग अलग शासक रहे। तो अकबर, फिर जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहाँ के बाद उसके और 4 बेटे थे। तो वही है कि जैसे शाहजहाँ अपने भाइयों को मार के राजा बना, उसी तरीके से औरंगज़ेब भी कत्लेआम करके ही राजा बना। तो वो है स्टोरी। बाकी अपने
मतलब जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शासक माना जाता है मुग़ल सल्तनत का, वो औरंगज़ेब ही माना जाता है। अकबर भी था, उसको भी माना जाता है, लेकिन जो औरंगज़ेब है उसने अपना जो राज्य है सबसे ज़्यादा बढ़ाया और उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर था मुग़ल सल्तनत। बहुत सारे गलत काम किए उसने और बहुत सारे अच्छे काम किए। मतलब वो ये कि औरंगज़ेब ऐसा ना है कि अगर आप एक हिंदू बन के उसे देखेंगे तो आप उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जो महानता हैं उसकी, वो मिस कर देंगे। और अगर मुसलमान बन के देखेंगे तो आप उसकी जो मतलब गलतियाँ मिस आउट कर जाएंगे। दोनों चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से मैंने कोशिश करी कि मैं औरंगज़ेब को एक हिंदू हो के मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन उस तरीके से ना देखूं कि उसने हिंदुओं को बहुत मारा है या मुसलमानों के पे जजिया कर लगा दिया। तो उस तरीके से ना देखा जाए औरंगज़ेब को एज अ कैरेक्टर, वरना मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। मुझे वो बुरा ही लगेगा, मैं उसको बुरा ही दिखाना, जहाँ मुझे ज़रूरत है कि उसको बुरा दिखाना है वहाँ पे फिर मैं बुरा नहीं दिखाऊँगा, अगर मैं उससे इमोशनल हो जाऊँगा तो। और अगर मैं उससे नफ़रत करने लगूँगा तो जहाँ पे मुझे उसे अच्छा दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो उसने काम उसने सच्ची में अच्छे किए हैं, मैं वो मिस आउट कर जाऊँगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। दोनों चीज़ें अगर रख के औरंगज़ेब के बारे में बहुत अलग अलग तरीके की अलग अलग लोगों की हिस्ट्री पढ़ी और स्क्रिप्ट के बारे में रिसर्च किया, फिर बहुत लंबा प्रोसेस रहा। 2017 से चल रहा है, 2017 से चल रहा है और 50 भी कई बार इसका जी लगभग 57 स्टेज प्लेस हो चुके हैं इस नाटक के। 56 के आसपास वाला शो होगा ये, एग्जैक्टली 56 या 57 के आसपास तो चल रहा है। बाकी अभी तो बहुत सारे नाटक और करने हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और थोड़ा और शायद जानता रहूँ इस किरदार को। जैसा कि नाटक का नाम है कि औरंगज़ेब की आखिरी रात जी, तो उसका थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। औरंगज़ेब की आखिरी रात के अंदर बेसिकली औरंगज़ेब ने पूरी ज़िंदगी में जो भी काम किए, कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, कुछ उसको लगता है कि उसने अच्छे किए, लेकिन वही है कि आधे से ज़्यादा काम करते वक्त इंसान डाउट में रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और शायद उसको तभी मालूम पड़ता है जब वो उसका एक्सपीरियंस लेता है वो ज़िंदगी का। तो जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो शायद उसे मालूम पड़ता जा रहा है कि जो उसने किया वो गलत था। तो जैसे जैसे उसे चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं वो रिग्रेट में डूबता जा रहा है। उससे जब मालूम पड़ रहा है कि जो उसकी पूरी ज़िंदगी ही भ्रम थी, उसने पूरी ज़िंदगी एक पीर की तरह बिताई। मतलब वो मुग़ल सल्तनत का एक भी पैसा नहीं लेता था, मतलब अब टोपियाँ सिलता था और कुरान लिखता था अपने हाथों से। कुरान उसको मुँह ज़बानी याद थी। मतलब लोग बोलते थे औरंगज़ेब, आलमगीर नाम था उसका, आलमगीर जिंदा पीर। तो ऐसा नाम पड़ गया था, वो इसलिए पड़ गया था क्योंकि वो लोग उसको पीर की तरह ही मानते थे। कुरान लिखते थे, वो कुरान पढ़ाते थे। तो उसके बाद जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो मैंने पूरी ज़िंदगी भगवान के नाम अपनी कर दी, लेकिन जो भी कुछ मेरी पूरी ज़िंदगी मिथ्या थी, मैं कुछ सीख ही नहीं पाया। क्योंकि अगर भगवान को उसने दी होती अपनी सच्ची में ज़िंदगी तो आखिर में इतना रिग्रेट नहीं होता, इतनी दुख से नहीं मर रहा होता। और उसके पास शायद उसका परिवार होता, लेकिन कोई था नहीं आखिरी वक्त में उसके, और वो रोते रोते बिलखते बिलखते ही मर गया। तो वही औरंगज़ेब की आखिरी रात है। तो उस औरंगज़ेब की जो आखिरी रात है उसके अंदर उसके आखिरी क्षण जो हैं, लम्हे जो हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। औरंगज़ेब को भारत के मुग़ल शासनकाल का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उन्होंने अपने काल में जो अच्छाइयाँ की होंगी वो इतना लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा शासक हो, लेकिन
क्योंकि वो मानव है, इंसान है और उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने हैं, और जब शरीर उसका साथ छोड़ जाता है तो उसकी धन दौलत वैभव कुछ भी काम नहीं आता है। और यही जो औरंगजेब की आखिरी रात या उसके आखिरी दिन थे, उसको इस चीज़ का महसूस हुआ कि उसने जीवन में बहुत सारे अत्याचार किए हैं, पाप किए हैं, और शायद उसी की सज़ा ये खुदा उसको दे रहा है। तो उसको ग्लानि जो भाव था, और आखिरी समय में मरते समय जो वो खुदा की इबादत में था, आखिरी दिन जो उसके खुदा की इबादत में बीते, तो यही कहना चाहूँगा साची बात की ओर से कि जितने अच्छे काम हो सके आप अपने जीवन में कीजिए, क्योंकि जीवन में केवल वही काम आते हैं। हमारे साथ नम्रता है जो औरंगजेब की आखिरी रात में उनके साथ थी, औरंगजेब की बेटी थी। अगर औरंगजेब के आखिरी समय में या कहें कि आखिरी रात में किसी ने अपने पिता का या औरंगजेब इतने बड़े शासक का साथ दिया तो वो उनकी एकमात्र बेटी थी। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सांची बात में। शुक्रिया आप सबका। दर्शकों को बताएं अपने अभिनय को, अपने जो किरदार को लेकर के कुछ बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम जीनत था, जीनत उन्नीसा, जो औरंगजेब की औरंगजेब की और भी बेटियां थी, लेकिन ये एक इकलौती बेटी थी जो उनके साथ रही हमेशा। उसने शादी नहीं करी कभी किसी से, क्योंकि वो अपने अब्बा जान के साथ ही रहना चाहती थी। वो अकेले पड़ गए थे। अपने बेटों को उन्होंने जेल भेज दिया था क्योंकि उनको डर था कि वो इनसे गद्दी छीन लेंगे। अपने बेटे को, अपने अब्बा को उन्होंने जेल में डाल दिया था क्योंकि वो उनको खौफ था कि ये मुझे गद्दी कभी नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों में जितनी भी उन्होंने गलत काम किए, उन सब में उनकी बेटी थी जो उनके साथ थी। वो एक तरह से कुरान में पढ़ने वाली क्वीन कहा जाता था उसको, कि वो अब्बा जान के बाद एक वही थी जो सारी गद्दियाँ संभालती थी। तो वो एक तरह से क्वीन की डेजिग्नेशन थी उसकी अब्बा जान के बाद। तो वो उनके साथ हर टाइम रही, चाहे उन्होंने कितने ही गलत काम किए हों, कितने ही अच्छे काम किए हों, लेकिन फादर इज़ अ फादर, सो यू कैन उनको आप छोड़ नहीं सकते उनको, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। तो वो एक जीनत का कैरेक्टर इस तरीके से है। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मिस्टर वरुण शर्मा हैं जो कि औरंगजेब की आखिरी रात के डायरेक्टर हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात आज है कि सर को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट प्रोडक्शन 1 का जो खिताब मिला है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं सर अपना आज का अनुभव कैसा रहा। पहली बात तो जो भाव है इस फेस्टिवल का, वीके पहूजा एंड कोमल थिएटर फेस्टिवल, कोई अपने माता पिता की याद में इस फेस्टिवल को कर रहा है, और वहाँ पर थिएटर को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि 7 ग्रुप आते हैं और बहुत खूबसूरती से सभी को एक समय दिया जाता है। वहाँ पर एक कंपटीशन होता है उसके बाद, और निष्पक्ष रूप से उसकी जजमेंट दी जाती है, और मुझे और मेरी टीम को बेस्ट प्रोडक्शन और मुझे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा जाता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद, रिहर्सल्स के बाद हम एक नाटक तक पहुँचते हैं, एक नाटक को तैयार करते हैं, और जब नाटक को मंच मिलता है, दर्शक मिलते हैं, तो नाटक सफल हो जाता है। एक कंपटीशन में जब अवार्ड मिल जाते हैं, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है आगे भी निरंतर अच्छा काम करने की। जो चैलेंजेस सामने आते हैं तो लगता है शायद वो चैलेंजेस मिठाई की तरह से, तो आगे भी वो मिठाई खाने का मन करता है कि चलिए वो मिठाई चखेंगे तो आगे फल बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो आज वही फल मिला है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ। तो सांची बात की ओर से भी यही शुभकामनाएं कि इसी तरह के मीठे मीठे फल बढ़िया बढ़िया आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। और आप अभिनय की दुनिया में इसी तरह काम करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपको औरंगजेब की आखिरी रात कैसी लगी, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपने विचार, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ सांची बात के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।